जीरो। तो देखो एक बैक करते हैं, यहाँ से एक बैक ला करके से ला रहा हूँ, वहाँ से ला करके। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल चौहान, वेलकम यू ऑल टू प्रैक्टिकल पढ़ाई। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में अब हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ होता क्या है। एकदम बहुत अच्छा से मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, टाइल्स वगैरह सब तोड़ने वाला है, ग्लास तोड़ने वाला है, देखते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ होता क्या है। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ को पहले समझिएगा कि बोलता अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. मोमेंटम तो समझ में आ गया सर कि सर मास इन मोशन दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। अब मोमेंटम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, p इज इक्वल टू mv। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड। रिपीट का नाम मेरे साथ, क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड। एक ऐसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसके लॉन्ग में ही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। यहाँ तक दो न्यूमेरिकल हम लोग किए थे। अब हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं। तो रेट मतलब क्या होता है सर, 1/टाइम। फिजिक्स में कहीं भी रेट की बात करें ना, आप समझ लेना कि 1/टाइम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 1/टाइम की बात कर रहा है। तो मैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अप्लाइड फोर्स के। अब एक बात होता है, मतलब फोर्स जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, मोमेंटम का चेंज करना। मोमेंटम चेंज कैसे कर सकता है, या तो मोमेंटम बढ़ सकता है या तो मोमेंटम क्या करता है, घट सकता है। और चेंज हमेशा आएगा, चेंज मतलब किसी भी चीज में फिजिक्स में चेंज आए मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या, टाइम, रेट। तो दैट इज कॉल्ड क्या, फोर्स। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं टाइम को बढ़ा दूं, इस केस में अगर मैं टाइम को बढ़ा दूं तो बताना क्या फोर्स घट जाएगा, क्योंकि इसके साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली का रिलेशन है। अगर मैं टाइम को क्या दूसरा बढ़ा दूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर मोमेंटम के चेंज को मैं बढ़ा दूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझा ना, देखिए मतलब मोमेंटम के रेट के मतलब अगर टाइम को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं तो हमारा फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर टाइम को हम कम कर देते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन चेंज इन मोमेंटम के साथ कैसा है, डायरेक्टली का रिलेशन है। मतलब जितना जल्दी चेंज होगा मोमेंटम उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतना कम फोर्स लगेगा। यानी सर फोर्स और टाइम में ना रिलेशन होता है। तो चेंज इन मोमेंटम को पहले समझते हैं, मैं समझाता हूँ इसको क्रिकेट बॉल से। अच्छा देखना, बॉलर को देखो, सॉरी जो फील्डर होता है, अगर कैच लेता तो मान लो ऊपर से आ रहा है कैच, तो कैच लेते के साथ हम लोग, कैच आ रहा तो कैच लेते के साथ हम लोग पीछे की ओर क्या करता है, हाथ को क्या करता है, पीछे की ओर फ्लो करता है। ऐसा क्यों, समझना। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास है सर, पक्का, हाँ। अगर ऊपर से आ रहा है तो इसका कुछ वेलोसिटी भी होगा, हाँ। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि सर ये ऑब्जेक्ट का, इस बॉल का कुछ मोमेंटम अपना, बिल्कुल सर। अब मान लेते हैं इसका मोमेंटम कुछ भी है, सपोज करो मान लेते हैं कि इसका मास जो है 0.5 kg है और इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो इसका 5 kg मीटर पर सेकंड से वो क्या कर रहा है, मोमेंटम है। इसका मोमेंटम कितना, 5 kg मीटर पर सेकंड। अब इसका मोमेंटम जो डिपेंड करेगा किसके साथ, टाइम के। अब मोमेंटम 5 kg मीटर पर सेकंड है। ये मोमेंटम को जब हम कैच करेंगे तो इसका मोमेंटम अब क्या है, मान लो ऊपर से आ रहा था 5 kg मीटर पर सेकंड, और मैं जब रोका तो अभी इसका मोमेंटम क्या, बोलो क्या है, अब बोलो जीरो है। क्यों जीरो है, क्या मास जीरो है, नहीं सर। लेकिन क्या जीरो, वेलोसिटी जीरो है। क्योंकि P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो हो सकता है, नहीं सर, इसका मास जीरो तो नहीं। क्या इसका वेलोसिटी जीरो है, हाँ सर। अगर रुक जा रहा है ना इसका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, जीरो हो रहा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोमेंटम जीरो हो गया, हाँ। पहले इसका मोमेंटम कितना था, 5 kg मीटर पर सेकंड। अब जब कैच कर ले तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, 0 kg मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम 5 से कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। अब ये मोमेंटम को चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा, हाँ। अब बात आता है कि टाइम, जितना ज्यादा टाइम लगेगा मेरे हाथ पे फोर्स उतना ही कम लगेगा। सही बोल रहा हूं, क्या बोला, जितना ज्यादा टाइम लगेगा मेरे हाथ पे फोर्स उतना ही क्या लगेगा, कम लगेगा। और जितना कम टाइम लगेगा मेरे हाथ पे फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। मैं समझाता हूं, अगर उधर से कैच आया और फील्डर एक बैक कैच अगर आ रहा और एकदम एक बैक कैच कर लेता है तो चोट ज्यादा लगता है। लेकिन अगर कैच को वही लेकर के पीछे की ओर हाथ को स्विंग करता है ना, तो समझो यहां से धीरे धीरे मोमेंटम, पहले 5 kg मीटर पर सेकंड, इसको समझा दो इस बॉल के लिए क्या मान रहा हूं, 5 kg मीटर पर सेकंड से इसका मोमेंटम। तो ये 5 से मतलब 4 किया, 3 किया, 2 किया, 0 किया, 1 किया, फिर यहाँ पे मान के चलो 0 कर दे। तो मोमेंटम 5 से कहाँ आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मोमेंटम को चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन टाइम को क्या कर दिया हम, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिए। और अगर सर टाइम बढ़ जाता तो फोर्स हमारे हाथ पे क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी अब देखो कि कैच करने के बाद अगर हम हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं ना तो मेरा टाइम बढ़ जाता तो मेरा हाथ पे इंजर्ड कम
कम लगेगा। लेकिन अब आ रहा डायरेक्ट और एक बैक आप कैच कर लेते हो तो वहाँ 5 किलोमीटर पर सेकंड 5 किलोमीटर से तुरंत क्या होगा, टाइम क्या हो गया, 0 हो गया। तो रेट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। रेट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर रेट ज़्यादा है तो सर तो ऑब्जेक्ट पे मतलब कि हमारे हाथों पे फोर्स भी क्या लगेगा, ज़्यादा। यानी रेट ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, रेट कम तो फोर्स कम। अब बोला था कि रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट होता है ना उसी का कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स हमारे हाथ पे क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। ये तो पहला कौन सा, क्रिकेट वाला से। यानी जब भी हम लोग कैच करेंगे तो आप हमेशा कैच करना तो क्या करना, इसको पीछे की ओर स्विम करना। पीछे की ओर क्या करेंगे, स्विम करेंगे। नहीं ये नहीं कि ऐसे करके है, लड़के लोग ऐसे कैच करते हैं, आ रहा ना तो दोनों ऐसे हाथ के जवाब, उसके बाद एक कैच करते हैं। लेकिन ठीक है, तो आप जो कैच करोगे तो ऐसे मतलब कि ले करके उसको पीछे क्या करना, स्विम करना, ना करके लेकर के ऐसे रोक देना। ठीक है, पहला। अब देखिए, अब इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक ब्रिक लिए हैं। अब कराटे प्लेयर को देखोगे कि कराटे वगैरह क्या करता है, ये मतलब टाइल्स लेते हैं और टाइल्स लेकर के इतना स्पीड से फेंकता है, स्पीड से मारता है जिसकी वजह से वो टूट जाता है। अब समझिएगा, अगर मान लो इस ब्रिक पे अगर मैं धीरे से मारूं, मेरा हाथ का कुछ तो मास होगा। अब इस मास को अगर जब धीरे से मारेंगे तो बताइएगा इसका मोमेंटम क्या होगा, धीरे होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास को तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसको हम हाई स्पीड से लाएंगे तो बताना मोमेंटम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर सर मोमेंटम बढ़ जाएगा, अब समझना फोर्स कब ज्यादा होगा, फोर्स तब ज्यादा होगा सर जब हम मोमेंटम बहुत ज्यादा, और मोमेंटम को हम एक बैक क्या कर दें, कम कर दें। मतलब रेट को क्या कर दें, बढ़ा दें। मतलब तुरंत ये मान लो कि मोमेंटम है, इसको कुछ मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर सेकंड से मोमेंटम बॉल जैसा मान लें। अगर 5 किलोमीटर पर सेकंड से आ रहा है और 5 के जब इस पर बीट करेंगे और एक बैक क्या होगा, 0 होगा, तो 0 होने की वजह से फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से ये ब्रिक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हाँ ईटा तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता। तो देखिए, अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पे अब हम लोग क्या करता है, इसका कुछ भी मास होगा, सपोज करो मेरा हाथ का कुछ मास है। अब इसको हम अगर बहुत स्पीड से लाएंगे तो समझिए, अगर इसको हम बहुत स्पीड से लाएंगे तो लाने पे अगर मोमेंटम को हम तुरंत चेंज करेंगे तो तुरंत चेंज करने की वजह से मान लो 5 km पर सेकंड सपोज मान लेते हैं, तो 5 kg अगर 0 होगा तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए, बहुत ही क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होने से मोमेंटम क्या होना, 0। तो देखो एक बैक करते हैं, यहाँ से एक बैक ला करके ये क्या हो गया, टूट गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सर जब जैसे ही मारे तो मेरा हाथ का कुछ मोमेंटम था, ये मोमेंटम तुरंत क्या कहते हैं, 0 हो गया। 0 निकल से फोर्स क्या होगा, बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये ब्रिक क्या हो गया, टूट गया। चलो देखिए, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने क्या किया, कुछ टाइल्स का कुछ टुकड़ा लिया। ठीक है, अब टाइल्स पे देखते हैं कि टाइल्स वाला को भी आप देखोगे कि जब ये बहुत कस के बीट करता है तो बीट करने पे क्या होता है, टाइल्स टूट जाता है। क्यों टूटता है, इसका पीछे का लॉजिक समझ लेता हूँ। अगर हम इस टाइल्स को धीरे से मारें, मेरा हाथ का वही बताया कि मोमेंटम अगर धीरे रहा, तो अगर धीरे से मारेंगे तो ये क्या करेगा, टूटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि जब धीरे से मारेंगे तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। अब इस हाथ का वेलोसिटी बहुत तेज लाता था, मैं हाई स्पीड से लाता हूँ तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। और मोमेंटम अगर एक बैक 0 होगा तो रेट क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। और बताया कि अगर टाइम जितना कम से कम लगेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और टाइम कमेगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम टाइम को क्या बहुत कम रहेगा। तो इसको भी वैसे जैसे ब्रिक को तोड़े थे वैसे ही तोड़ के देखते हैं। अगर हम इसको मोमेंटम को बहुत हाई स्पीड से ला रहा हूँ, एक बैक इसको जब हम तोड़ते हैं तो तोड़ते के साथ क्या होता है, देखिएगा। हम इसको बहुत स्पीड से ला रहा हूँ, वाट से ला करके क्या हो गया, टूट गया। ऐसा क्यों हो गया, अब देखो ये सारा का सारा क्या हो गया। इस एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करेंगे, अगर आपके हाथों से, ये तो मैं शीशी लिया हूँ, मेरे पास ये ग्लास था वो टूट गया था। अगर ये शीशी लो, अगर ग्लास आपके हाथों से कोई ऐसा सॉफ्ट मटेरियल पे गिरता है और जिसकी वजह से नहीं टूटता है, लेकिन अगर वही टाइल्स पे गिरता है तो टूट जाता है। क्यों टूटता है समझिएगा। अगर मैं सॉफ्ट मटेरियल, मैं ये बैग को रख देता हूँ, ठीक है। अगर जब इस बैग को रखूँगा और इस मतलब कि गद्देदार है, अगर मैं इसको यहीं से गिराऊंगा तो ये टूटेगा नहीं। ये क्या किया, टूटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि जब नीचे आता है ना तो ये सॉफ्ट होने की वजह से इसका मोमेंटम कुछ है, सपोज करो 1 km पर सेकंड। अब ऐसे तो बहुत कम होगा, तो मान लो इसका जो भी मोमेंटम है, ये मोमेंटम जब आता है नीचे में तो इसका जो भी मोमेंटम है, अगर मोमेंटम को चेंज धीरे धीरे होता है, उसका अगर रेट क्या हो जाता है, कम जाता है। अब यहाँ पर जैसे आएगा सॉफ्ट मटेरियल तो इसका मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होने की वजह से इसका फोर्स जो लगेगा इस पर क्या लगेगा, कम लगेगा, इस वजह से टूटेगा नहीं। लेकिन अगर वही चीज़ हमारा टाइल्स पे है, टाइल्स पे आता है, तो टाइल्स पे आने के बाद इसका क्या होगा, मोमेंटम जो भी था, ये मोमेंटम एक बैक क्या हो रहा है, 0, और 0 होने के बाद देखते हैं कि इसका क्या होता है। मैं इसको देखो गिरा रहा हूँ तो गिराते के साथ इसका मोमेंटम कुछ होगा, छोड़ेंगे जैसे, क्योंकि इसका कुछ मास है, जब नीचे आएगा तो कुछ वेलोसिटी होगा, जब इसको छोड़ेंगे तो मोमेंटम कुछ होगा। मोमेंटम एक बैक जब चेंज होगा तो टाइल्स पर आने की वजह से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या होता है देखते हैं, देखिए
क्या हो गया 2D। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने एक एग लिया, ठीक है। अब जानते हो कि अगर इस एग को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिएगा अगर ऐसे किया तो ये हमारा अंडा क्या होता है, बच जाएगा। लेकिन हम यही एग को हम लोग क्या करते हैं, एक बैक रोकने का कोशिश करते हैं। जब एक बैक रोकते हैं ना तो देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस एग को फेंका, ओके, क्या हो गया, ये फूट गया। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम क्या किया मैंने, एक बैक क्या कर दिया, कम कर दिया। इसके वजह से ये अंडा क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। ओके, हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ का सारा एक्सपेरिमेंट किया। उन समय बस एक सिंपल सा ही था क्या, कि अगर हम टाइम को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो हमारा जो फोर्स लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर टाइम को कम कर देंगे तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना भी हम लोग एक्सपेरिमेंट देखें सब वो न्यूटन सेकंड लॉ का, तो किस पे डिपेंडेंट था, टाइम ऑफ फोर्स पे। अगर इन सब पे देखते हैं तो इसको प्रूफ करना है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, तो इसमें बनाइए, देखिए, ले देखो इतना हो गया था। अब क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ तो बोल दिया, क्या सेकंड लॉ बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो यानी एफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो लेट अ फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी। सब मानते हैं कि फोर्स एफ एक कोई बॉडी है जो जिस पे हमको कितना फोर्स लगा रहा है, एफ फोर्स लगाया जा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, एफ फोर्स लगा रहा है। तो लेट अ फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम, जिसका मास कितना दिया हुआ है, एम दिया, 4 टाइम टी, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए अप्लाई करता है। ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी, जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी जो है यू से कहाँ चेंज होता है, वी पे चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब बताओ, अगर एफ इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखना फोर्स इक्वल टू, फोर्स इतना है, मास इतना है, ये दिया, ठीक है। तो बताना अच्छा, इसमें देखना अगर फोर्स F दिया है, मास m दिया है, और इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था, u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इसका इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हैं। अगर पूछो कि बताओ अपना इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम का मास क्या दिया हुआ है, m दिया, मास तो चेंज नहीं होगा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया, u दिया, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u। अगर हम बात करें फाइनल मोमेंटम की, किसका बात करें, फाइनल मोमेंटम की, तो फाइनल मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास कितना दिया हो सर, मास आपका कितना दिया हो, m दिया, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ, v दिया, तो क्या हो जाएगा, m दिया। ठीक है, अब फॉर्मूला पे आना। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है सर कि फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, कि चेंज मतलब हमेशा फिजिक्स में देखना, हमेशा कहीं भी अगर मोमेंटम की बात करते, चेंज की बात करते, सॉरी, अगर चेंज की बात करते मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है। क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। एक्सेलरेशन में देखा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का निकालते थे। ठीक है, तो वैसे ही चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस क्या, इनिशियल मोमेंटम, अपॉन क्या हो जाएगा सर, अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। फाइनल मोमेंटम माइनस क्या, इनिशियल मोमेंटम अपॉन क्या, टाइम, तो फाइनल मोमेंटम। अच्छा, अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर फोर्स जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसका, चेंज इन मोमेंटम। चेंज क्या हो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या है, mv, तो क्या हो जाएगा, mv माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है आपका, mu, तो आप क्या लिख दोगे, mu अपॉन क्या हो जाएगा सर, टाइम t, अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम t। अच्छा, एक फॉर्मूला जानते हो क्या, f डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इन दोनों में से m कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, v माइनस u अपॉन क्या बचेगा, t, v माइनस u अपॉन t। अच्छा, एक्सेलरेशन न्यूटन फर्स्ट लॉ जानते, सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जानता है ना, क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है आपका बच्चा, u प्लस at फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटी। अगर u को इधर लाएंगे तो एक इधर है, उस समय प्लस में, इधर आएगा तो क्या माइनस में। हमको किसका वैल्यू निकालना है, v माइनस यू अपॉन टी का, तो t को क्या कहता है, इधर लो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन a हो जाएगा। तो जहाँ पे v माइनस यू है वहाँ पे हम a लिख सकते हैं, तो f जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा ma, क्या हो जाएगा, ma। v माइनस यू अपॉन टी को क्या लिख दे सकते हैं, ma लिख सकते हैं, v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं।
तो ए लिख देंगे। अब यहीं पे एफ इज इक्वल टू आता है, अब यहाँ पे इक्वल का साइन अगर हटाएंगे, सॉरी डायरेक्टली का साइन अगर हटाएंगे, समझो ऐसा समझो, देखो एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इनटू वी माइनस यू अपॉन क्या टी, वी माइनस यू का वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर पुट करता है। अब देखना फिजिक्स में कहीं भी अगर डायरेक्टली का सिंबल हटता है ना, कहीं भी डायरेक्टली का सिंबल हटेगा तो आप उसकी जगह पे कोई क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा जिसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो एफ जो हो जाएगा इक्वल टू के एम, और वी माइनस यू का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, वेयर k इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। k का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। यही क्या है न्यूटन सेकंड लॉ से ये फॉर्मूला क्या होता है, प्रूफ होता है क्या। अब यूनिट ऑफ फोर्स देखते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स मतलब फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू क्या एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हमें यूनिट निकालना है तो यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा, यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, बोलोगे यूनिट ऑफ मास, तो यूनिट ऑफ मास इनटू क्या यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ मास इक्वल टू इनटू क्या यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर ऐसा यूनिट निकालना है तो अब बताना यूनिट ऑफ मास, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे क्या होता है सर केजी होता है, क्या होता है केजी होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है क्या, तो आप बोलोगे कि सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यानी यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो निकल रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स तो क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन साहब के ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में फोर्स का ऐसा यूनिट क्या रख दिया गया, आपका न्यूटन रख दिया गया। क्या रख दिया न्यूटन रख दिया। तो आप ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स लिखो क्या होता है न्यूटन होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। अगर यही लेकिन पूछो सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है केजी का अगर करें तो क्या होगा ग्राम होगा, तो यानी ग्राम हो जाएगा। और ये मीटर को करेंगे सीजीएस मीटर क्या होता है, सीजीएस यूनिट मतलब क्या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। लेंथ किस में मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास किस में करेंगे ग्राम में, और टाइम किस में मेजर करेंगे सेकंड में। तो इसका जो हो जाएगा केजी का ऐसे क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट ऑफ मास क्या होता है तो ग्राम हो जाएगा, ठीक है। मीटर का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, और टाइम का तो वही सेकंड का स्क्वायर ही रहेगा। तो यानी ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं डाइन, क्या बोलते हैं डाइन। यानी ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स पूछे तो आप बोलोगे न्यूटन, और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स पूछे तो आप क्या बोलोगे डाइन बोलोगे। अब जो 1 न्यूटन होता है ना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। कितना होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर कितना होता है 5 डाइन। अब ऐसे ठीक है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर क्या 5 डाइन। ओके, सो आज के वीडियो में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ को आने वाला है, उसके बाद हम लोग पूरा इस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल का एक वीडियो लाएंगे। ओके, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में करके बताइएगा, और इसमें जो एक्सपेरिमेंट जो आपको अच्छा लगा वो आप बताइएगा कमेंट में कि हाँ आपको कौन सा वीडियो अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।